आज का हमारा टॉपिक है बोरेला। बोरेला हमारे स्पिरोचेट्स बैक्टीरिया के अंदर आता है, स्पिरोचेट्स स्पीसीज के अंदर आता है। अगर हम बात करें इनकी शेप के बारे में तो देखा जाता है ये कॉइल शेप का होता है, इसलिए इसको बोला जाता है लॉन्गर फिलामेंटस बैक्टीरिया। इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर एंडोफ्लैगिला पाया जा सकता है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर ही क्या होता है, फ्लैगिला प्रेजेंट होता है, जो इसको मोटाइल बनाता है, इसको मोटिलिटी प्रोवाइड कराता है। कुछ इस तरीके का इसका शेप होता है कि एक स्पाइरल फॉर्म में होता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो ब्लू ये लाइन है दैट्स फॉर द फ्लैगिला, जिसको हम एंडोफ्लैगिला बोल सकते हैं, एंडोफ्लैगिला बोलते हैं, जो कि क्या करता है, इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। देन हम जानते हैं कि जो बोरेला है वो किसके अंदर आता है, तो हमने देखा कि स्पिरोचेट्स के अंदर आता है। और जो बोरेला है उसके अंदर दो स्पीसीज आती हैं जो क्या करती हैं, पैथोजेनिसिटी कॉज करते हैं, यानी कि ह्यूमंस के अंदर डिसीज कॉज करती हैं। ये दोनों ही स्पीसीज क्या है, पैथोजेनिक है ह्यूमंस के लिए। तो फर्स्ट वन था बोरेला बर्गिडोफेरी एंड सेकंड वन था बोरेला रिकरेंटस। ओके, ये दो क्या हैं, ये बैक्टीरियल स्पीसीज हैं जो क्या करती हैं, डिसीज कॉज करती हैं। तो इन दोनों के बारे में हम डील करेंगे। पहले हम जान लेते हैं इन दोनों की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, इनका शेप, साइज, अरेंजमेंट कैसा पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, लार्ज स्पिरोचाइट्स होते हैं, यानी कि जो ये कॉइल शेप बनाता है ये कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, ये लंबाई में ग्रो करते हैं, रॉड शेप्ड हैं। देन हम देखते हैं कि ये लीनियर डीएनए इनके अंदर प्रेजेंट होता है। लीनियर डीएनए का मतलब है जो डीएनए इनके अंदर पाया जाता है, जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो लीनियर फॉर्म में होता है, इसके दोनों एंड्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर डीएनए बोलते हैं। लूजली कॉइल्ड होता है, जो भी ये इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है वो बहुत ही लूज होता है। साथ ही साथ जो इसका हम बात करते हैं शेप के बारे में, तो ये कॉइल शेप में होता है। और कैसी कॉइल होती है, काफ़ी लूज होती हैं, कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि काफ़ी लूज कॉइल बैक्टीरिया होता है। ओके, देन हम देखते हैं एक्टिवली मोटाइल है बिकॉज ऑफ एंडोफ्लैगिला, क्योंकि इसके अंदर एंडोफ्लैगिला प्रेजेंट होता है, ये इसको क्या करता है, एक अच्छी खासी मोटिलिटी प्रोवाइड करा देता है। तो ये क्या था, इसकी मॉर्फोलॉजी थी, जिसके अंदर हमने जाना कि ये लार्ज स्पिरोचेट्स हैं जो कि एक लंबाई में इजीली ग्रो करते हैं, लार्ज फॉर्म में होते हैं। इनके अंदर एंडोफ्लैगिला पाया जा सकता है जो इसको मोटाइल बनाता है। साथ ही साथ इसके अंदर लीनियर डीएनए पाया जाता है, जिसके जो एंड्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं रहते। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी थी। देन हम बात करते हैं अबाउट द सोर्सेज कि सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्पीसीज के सोर्सेज अलग अलग हैं। हियर था बोरेला बर्गडोफेरी। बर्गडोफेरी के अंदर हम देखते हैं कि जो स्मॉल रोडेंट्स हो गए, जैसे कि हम देखते हैं कुतरने वाले जो जीव होते हैं, जिसके अंदर हम माइस को देख लेते हैं कि चूहे आ जाते हैं। साथ ही साथ स्मॉल टिक्स आ जाते हैं। स्मॉल टिक्स में हम देखते हैं जो टिक्स हमारी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, या फिर हम देख सकते हैं कि लाइट्स हो सकती हैं जो हमारे सिर के ऊपर बालों में प्रेजेंट हो सकती हैं, वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सोर्सेस हैं। ये सभी क्या करते हैं, इनकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम बोरेला बोल रहे हैं, इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये क्या करती हैं, अपनी बॉडी से हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में क्या कर देती हैं, इसको इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। तो ये तो हो गए कि सोर्सेस क्या क्या हैं। अगर हम बात करें कि किसके अंदर डिसीज कॉज करती हैं, तो देखा जाता है कि होस्ट हो सकता है एक ह्यूमन, साथ ही साथ एक एनिमल, साथ ही साथ माइस, ये सारे क्या हो सकते हैं, होस्ट हो सकते हैं जिनके अंदर डिसीज कॉज करी जा रही है। ओके, देन हम देखते हैं सेकंड बैक्टीरिया के बारे में, सेकंड स्पीसीज के बारे में, बोरेला रिकरेंटस। बोरेला रिकरेंटस हम देखते हैं कि जो भी स्मॉल माइट्स होते हैं, स्मॉल टिक्स होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, साथ ही साथ हमारे बालों में जो लाइस पाई जाती हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में बाइट करके क्या करती हैं, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको इंट्रोड्यूस कर देती हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होने के बाद इन्फेक्शन या फिर इलनेस कॉज कर सकता है। तो ये इसके सोर्सेज थे दोनों ही स्पीसीज के। देन हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, एमओटी जिसको हम बोल रहे हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम देखते हैं कि एक जो भी ये ऑर्गेनिज्म है, जो भी ये सूक्ष्म जीव है, ये कैसे ट्रांसमिट हो सकता है। तो जो भी ये पैरासाइट्स वगैरह हैं, ये स्मॉल टिक्स वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, ये काट के हमारे को बाइट करके हमारी स्किन को, हमारे अंदर ये बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर जाके, हमारी बॉडी के अंदर जाके जो भी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन है वो कॉज कर सकता है। देन देखते हैं कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन, या फिर जो क्राउडेड एरिया होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होती हैं। कैसे, जैसे कि हम देखते हैं कि जो जूहे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लाइस बोलते हैं, हमारे बालों में जो होते हैं, वो ईजिली वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो सकते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम उनका पिलो यूज़ कर रहे हैं तो उस पिलो की हेल्प से भी क्या हो सकता है, ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन था। देन हम बात करते हैं
पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिटी या पैथोजेनेसिस हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बैक्टीरिया डिसीज कॉज कर रहा है। तो इसने बाइट किया, अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट है, हम बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक हैं, अच्छे से अपनी बॉडी को क्लीन नहीं करते, अच्छे से हेयर वॉश नहीं करते, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, हमारी बॉडी पर ये टिक्स पाए जा सकते हैं, ये माइस पाए जा सकते हैं, और ये टिक्स और ये लाइस जो है ये हमारी बॉडी के ऊपर क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट होकर हमारे अंदर बाइट के थ्रू या फिर अनदर पर्सन में ट्रांसमिट होकर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। देन हम देखते हैं क्या क्या डिसीज कॉज करती हैं। तो ये दो बैक्टीरिया हैं, दो स्पीसीज हैं जिसको हम बोल रहे थे बोरेला बर्गड्रोफेरी और बोरेला रिकरेंटस। ये दोनों ही डिफरेंट क्या करती हैं, डिसीज कॉज करती हैं। अगर हम बात करें बोरेला बर्गड्रोफेरी के बारे में तो देखा जाता है ये लाइम डिसीज कॉज कर सकती है। लाइम डिसीज में क्या देखा जाता है, ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाके काफ़ी सारे सिम्टम शो करता है, जिसके अंदर फर्स्ट आ जाता है इरेथ्रेमा। हम देखते हैं कि इरेथ्रेमा कॉज कर रहा है, साथ ही साथ इरेथ्रेमा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसको ट्रीट नहीं किया जा रहा तो ये बैक्टीरिया जो लिम्फ नोड्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनके थ्रू हमारे अनदर जो ऑर्गन है उनके अंदर जाके क्या कर सकते हैं, डिसीज कॉज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अर्थराइटिस होने के चांसेस हैं, अर्थेल्गिया होने के चांसेस हैं, यानी कि पेन होने के चांसेस हैं जॉइंट्स में या फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ एंडोकार्डिटिस जो कार्डियक रीजन है हमारा, जो हमारा हार्ट है उसकी जो इनर लेयर है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस हैं। देन हम देखते हैं कि न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं जो हमारा CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको भी ये अपने चपेट में ले लेता है, जिसकी वजह से जो इसी हमारे मेनिंजाइटिस हो गया या अदर जो इन्फ्लेमेशन हो गई, न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो गई, वो कॉज हो सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये लाइम डिसीज की वजह से हो सकता है अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो। इसमें कुछ स्टेजेस होते हैं कि एक स्टेज वाइज स्टेज क्या होती है, डिसीज होती है। फर्स्ट स्टेज में देखा जा सकता है कि बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 32 डेज। इस समय के अंदर क्या हो रहा है, बैक्टीरिया कुछ सिम्टम शो कर रहा है जिसमें इरेथ्रेमा वगैरह हो रहा है। सेकंड स्टेज में ट्रीट नहीं किया गया तो बहुत ज़्यादा इरेथ्रेमा, साथ ही साथ फीवर वगैरह, मेलेस वगैरह, और जो अनदर ऑर्गन्स है उनको भी क्या कर रहा है, अपने इंक्लूड कर रहा है अपने अंदर। एंड लास्ट जो थर्ड स्टेज है उसके अंदर देखा जा रहा है कि ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन जैसे कार्डिटिस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस हो रहा है, क्रोनिक अर्थराइटिस, ये सब देखा जा रहा है। तो ये लाइम डिसीज के द्वारा हो रहा है, जो कि कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है, बोरेला बर्गड्रोफेरी। देन हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड स्पीसीज जो कि है हमारा बोरेला रिकरेंटस। ये क्या करता है, ये रिलैप्सिंग फीवर कॉज करता है। रिलैप्सिंग फीवर में हम देखते हैं कि जो फीवर है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है और फिर एकदम से बहुत कम हो जाता है। तो ये एक तरीके से उतार चढ़ाव वाला फीवर होता है। इसके अंदर हम सिम्टम देखते हैं, क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा देखते हैं कि हाई ग्रेड फीवर देखा जा सकता है, साथ ही साथ एक पर्सन को बहुत ज़्यादा बॉडी एक्ट देखा जा सकता है, बॉडी पेन देखा जा सकता है। थर्ड वन हम देखते हैं कि मलेस कंडीशन देखी जा रही है, जिसके अंदर जो एक पर्सन है उसको बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा फैटिक फील हो रहा है। तो ये सारी कंडीशन है जो हम क्या देख सकते हैं, रिलैप्सिंग फीवर के अंदर देख सकते हैं। इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 3 to 5 डेज क्या है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है कि जो बैक्टीरिया है बोरेला रिकरेंटस हमारी बॉडी के इतने समय में रिलैप्सिंग फीवर कॉज कर सकता है। अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया और फिर भी हम क्या करें, वही अनहाइजीनिक कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, वॉश नहीं कर रहे अपने हेयर्स को या फिर अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया अनदर ऑर्गन को भी चपेट में ले सकता है। जैसे कि हमने अर्थराइटिस वगैरह देखा था, तो इसमें भी क्या है, क्रॉनिक अर्थराइटिस, एंडोकार्डिटिस, CNS इन्वॉल्व हो सकता है। ये सारी सिम्टम देखे जा सकते हैं। ओके, ये दोनों ही क्या है, फीटल है, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं अगर इनको ट्रीट नहीं किया जाए तो ये कुछ डिसीज थी जो ये कॉज कर रहा था। देन हम बात करते हैं लैबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। लैबोरेटरी डायग्नोसिस में देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। जब हम इसको लैबोरेटरी में डायग्नोस करते हैं या फिर कल्चर वगैरह करते हैं तो ये इतना ईजी नहीं होता है इसको कल्चर कर पाना, लेकिन फिर भी अगर हम करना चाहें तो हम देखते हैं कि सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट में हम जो भी ब्लड सैंपल वगैरह ले रहे हैं वो ले सकते हैं। ब्लड सैंपल का देखा जाता है कि अगर फीवर वगैरह, लैप्सिंग फीवर अपने पीक पॉइंट पर है या फिर बहुत ज़्यादा है तो उस समय हम क्या करेंगे, सैंपल वगैरह ले सकते हैं, ब्लड सैंपल। देन हम PCR कर सकते हैं। PCR में हम देखते हैं कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उस बैक्टीरिया के बारे में वो हमें मिल जाती है, तो उससे भी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। देन अगर हम क्या करते हैं, स्टेनिंग कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेम्सा स्टेनिंग या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि ब्राइट स्टेनिंग। ये हम कर सकते हैं ब्राइट स्टेनिंग और ग्रेम्स स्टेनिंग। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टेन करके बैक्टीरिया को और फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो ये इसमें 3 हम क्या कर रहे हैं, लैबोरेटरी डायग्नोसिस कर रहे हैं। देन हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में।
तो ट्रीटमेंट में देखा जाता है कि दोनों ही स्पीसीज के लिए हम डिफरेंट ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। दोनों में ही हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ये बैक्टीरियल है। साथ ही साथ देखते हैं कि जैसे कि बोरेला बुर्गडोफेरी है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एमॉक्सिलिन यूज़ कर सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ कर सकते हैं। वहीं हम क्या बोरेला रिकरेंटिस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि टेट्रासाइक्लिन, इरेथ्रोमाइसिन या फिर पेनिसिलिन यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखा जा सकता है कि अगर ये बोरेला बुर्गडोफेरी अगर लाइम डिसीज कॉज कर रहा है और वो फर्स्ट स्टेज के अंदर है तो हमें एक्यूट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट की थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी है तो हमको बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चलाना पड़ सकता है। ओके, देन हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। तो प्रिवेंशन में ऐसा है कि इस बैक्टीरिया को अगर हमें रोकना है तो अच्छे से हाइजीन मेंटेन करना होगा, अच्छे से हेयर वॉश वगैरह, बॉडी वॉश वगैरह ये सब करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई भी इस तरीके के टिक्स वगैरह या कोई भी इस तरीके के जो माइक्रो हम इंसेक्ट्स वगैरह है ये ना आए। देन हम देखते हैं कि इंसेक्ट रिपेलेंट्स का यूज़ कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू हम पर्सनल हाइजीन करके साथ ही साथ जो भी इंसेक्ट रिपेलेंट्स हैं उनको अपने पर अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, इस डिसीज़ को, इस बैक्टीरिया को रोक सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने बोरेला को डील किया। बोरेला के अंदर जो स्पीसीज थी बोरेला बुर्गडोफेरी और बोरेला रिकरेंटिस, दोनों को ही हमने आज देखा। इसके द्वारा जो भी डिसीज़ कॉज हो रही थी कि लाइम डिसीज़ कॉज कर रहा था बोरेला बुर्गडोफेरी और बोरेला रिकरेंटिस, हमने देखा कि रिलैप्सिंग फीवर कॉज कर रहा था जिसकी वजह से और भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। हमने मॉर्फोलॉजी को जाना कि मॉर्फोलॉजी कैसा था, इसका लार्ज स्पाइरल शेप में इसकी मॉर्फोलॉजी है। इसके अंदर एंडोफ्लैगेला पाया जाता है जो कि मोटिलिटी में हेल्प करता है और लीनियर डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमने जाना कि इसका लैबोरेटरी डायग्नोसिस बहुत हम नहीं करते हैं क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर फिर भी हम करना चाहें तो ब्लड सैंपलिंग वगैरह, देन हम देखते हैं पीसीआर टेस्ट कर सकते हैं एंड लास्ट में हमने देखा कि स्टेनिंग टैक्टिक्स के थ्रू माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में हमने एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं और प्रिवेंशन में हमने देखा कि जो भी इंसेक्ट रिपेलेंट्स है वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि इसके थ्रू हम जो भी पर्सनल हाइजीन है वो मेंटेन करके क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप लिंक को क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।